इंसान कोडिंग सीखने के लिए या फिर गणित या कोई नई भाषा सीखने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन और एकदम वैज्ञानिक फ्रेमवर्क बनाता है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि सब कुछ एकदम व्यवस्थित हो। हाँ, हम चाहते हैं कि हर चीज बिल्कुल स्पष्ट हो, लेकिन जब बात उस एक सच्चाई की आती है जो इस दुनिया में 100% तय है, यानी कि मृत्यु, तो हम उससे बचने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। सही कहा। हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं करना चाहते, उसे समझना तो दूर की बात है। तो आज के इस गहन अध्याय में हम इसी विरोधाभास को तोड़ने वाले हैं। आज हम दो बेहद अलग लेकिन सच में हैरान कर देने वाले स्रोतों को एक साथ रख रहे हैं। और सच कहूं तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही असामान्य और असरदार है। एक तरफ हमारे पास है ए खटाना की जीने आई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर लर्निंग फ्रेमवर्क। ये असल में एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो इस बात पे गहराई से शोध करता है कि हमारा मानव मस्तिष्क किसी भी जटिल जानकारी को स्थायी रूप से कैसे याद रख सकता है। और दूसरी तरफ हमारे पास है येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शेली कगन के मशहूर फिलॉसफी कोर्स फिल 176 डेथ का पूरा सिलेबस, जो कि अपने आप में एक बहुत भारी विषय है। बहुत भारी। तो हमारा आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम पहले ये समझेंगे कि किसी भी विषय को गहराई से सीखने का सबसे वैज्ञानिक और संरचित तरीका क्या है, और फिर हम उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे मृत्यु को समझने के लिए। बिल्कुल, हम उसी बेहतरीन तरीके का इस्तेमाल जीवन के सबसे गहरे, अव्यवस्थित और अंतिम सच मृत्यु को डिकोड करने के लिए करेंगे। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कैसे एक मशीन लर्निंग और एआई प्रॉम्प्ट से जुड़ा फ्रेमवर्क हमें आत्मा और जीवन के अंत के बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है। तो देखिए, शुरुआत खटाना के फ्रेमवर्क से करते हैं। Okay. खटाना ने सीखने के विज्ञान को, मतलब जो साइंस ऑफ लर्निंग है, उसे एक पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर का नाम दिया है। पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर। अच्छा। हाँ। हम आमतौर पर कैसे सीखते हैं? किताब पढ़ी, कोई लेक्चर सुना और मान लिया कि बस हमें सब समझ आ गया। हाँ, स्कूल और कॉलेज में तो हम सब यही करते आए हैं। और खटाना कहते हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। उनका स्ट्रक्चर कोई एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ये एक लूप है। लूप यानी सीखें, परीक्षण करें, अपनी कमियों को मजबूत करें और फिर आगे बढ़ें। लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस। एकदम सही। ये एक ऐसी प्रणाली है जहां जानकारी को दिमाग में जाने के तुरंत बाद उसे बाहर निकालने की चुनौती दी जाती है। और यही बात इस फ्रेमवर्क को इतना दिलचस्प बनाती है। खटाना ने इसे 3 अलग-अलग लेवल्स में बांटा है। सबसे पहला है लेवल 1, जिसे नींव या फाउंडेशन कहा गया है। यहाँ मुख्य लक्ष्य सिर्फ याद रखना है, यानी रिकॉल। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी नए विषय को पढ़ रहा है, वो नोटबुक एलएम जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करके नोट्स बनाता है, इन्फोग्राफिक्स देखता है। लेकिन जैसे ही वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ता है, तुरंत छोटे क्विज और फ्लैश कार्ड से उसका टेस्ट लिया जाता है। हाँ, तुरंत। और मुझे लगता है कि ये तुरंत वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये तुरंत लिया गया टेस्ट ही वो असली जादुई तत्व है जो जानकारी को दिमाग से गायब होने से रोकता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब दिमाग को कोई नई बात पता चलती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, बहुत कच्ची होती है। टेस्ट उसे चुनौती देता है, जिससे दिमाग को लगता है कि अरे, ये जानकारी तो जरूरी है, मुझे इसे बचा कर रखना होगा। इसके बाद आता है लेवल 2, यानी सक्रिय शिक्षा या एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग, ठीक है। यहाँ लक्ष्य सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है, बल्कि उसे लागू करना है, उसका एप्लीकेशन। इस स्तर पर सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और इंटरैक्टिव चैट का उपयोग होता है। रुको, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। 1 मिनट। क्या हुआ? एक तरफ हम गहरी सीख की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एआई सिस्टम प्रॉम्प्ट्स की। ये सक्रिय शिक्षा कैसे हुई? मतलब क्या मशीन हमारे लिए काम नहीं कर रही? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर लोग यही गलती करते हैं। दरअसल यहाँ मशीन जवाब नहीं दे रही है। अच्छा। हाँ, बल्कि मशीन को इस तरह से प्रॉम्प्ट किया गया है, उसे ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि वह सीखने वाले से मुश्किल सवाल पूछे। तो मशीन हमसे सवाल पूछ रही है। बिल्कुल। इंटरैक्टिव चैट में एआई एक ट्यूटर बन जाता है जो व्यक्ति को तब तक उलझाए रखता है जब तक वह कॉन्सेप्ट को अलग-अलग परिस्थितियों में लागू करना न सीख जाए। इस फेज को मध्यम स्तर के क्विज और कॉन्सेप्ट बेस्ड फ्लैश कार्ड से परखा जाता है। मैं समझ गया, यानी दिमाग को किसी भी कीमत पर निष्क्रिय नहीं बैठने दिया जा रहा, आपको लगातार सोचना ही पड़ेगा। एकदम सही। और अंत में आता है लेवल 3, यानी महारत या मास्टरी।
यहाँ पूरा फोकस प्रदर्शन पर है, यानी परफॉर्मेंस। इस स्तर तक आते आते व्यक्ति अपने ज्ञान को केवल क्विज तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस और स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स में ढालने लगता है। मतलब वो अब दूसरों को समझाने लायक बन जाता है। हाँ, इसे जांचने के लिए बहुत ही उन्नत और चुनौतीपूर्ण सवालों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन कमजोर क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाता है जहां व्यक्ति बार बार गलती कर रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखकर मुझे एक वीडियो गेम की याद आ गई। वीडियो गेम? कैसे? हाँ, मतलब जैसे किसी भी गेम में कोई खिलाड़ी सिर्फ दौड़कर सारे लेवल पार नहीं कर सकता। हर लेवल के अंत में एक बॉस फाइट होती है। अरे हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। जब तक उस बॉस को नहीं हराया जाता, यानी अपना टेस्ट पास नहीं किया जाता, अगले लेवल का दरवाजा खुलता ही नहीं है। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। बताइए। क्या हर छोटे कदम पर हर एक लेवल के बाद टेस्ट देना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा थकाऊ नहीं हो जाएगा? मतलब ये बहुत एग्जॉस्टिंग लग रहा है। इंसान का दिमाग इतनी लगातार परीक्षा के लिए कैसे तैयार रह सकता है? ये स्वाभाविक है कि ये थकाऊ लगे। कोई भी लगातार टेस्ट नहीं देना चाहता, लेकिन खटाना का सिस्टम इस बात पे जोर देता है कि अगर बिना समझ को परखे हम आगे बढ़ गए तो वो सीखना असल में अलग थलग या आइसोलेटेड रह जाता है। बिना किसी ठोस आधार के। बिल्कुल, बिना निरंतर मूल्यांकन के इंसान बस एक भ्रम में रहता है कि उसने कुछ सीख लिया है। मनोविज्ञान में इसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस यानी क्षमता का भ्रम। हाँ, जब हमें लगता है कि किताब देखकर हम सब जानते हैं, लेकिन किताब बंद करते ही सब दिमाग से गायब हो जाता है। अरे, ये तो मेरे साथ एग्जाम से पहले बहुत बार हुआ है। सबके साथ होता है। लगातार टेस्ट देना ही वो असल घर्षण पैदा करता है, वो फ्रिक्शन जो इस भ्रम को तोड़कर जानकारी को सच्ची महारत में बदलता है। ये बहुत ही सटीक और गहरा विश्लेषण है। यानी अब हमारे पास एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, याद करना, लागू करना और फिर उसमें महारत हासिल करना। तो अब समय आ गया है कि इस बेहतरीन वैज्ञानिक फ्रेमवर्क को उस एक विषय पर लागू किया जाए जिसके बारे में दुनिया के हर इंसान के लिए केवल एक ही निश्चितता है: हम मरने वाले हैं। और यही वो जगह है जहां येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शेली कगन का डेथ कोर्स पूरी ताकत के साथ प्रवेश करता है। प्रोफेसर कगन अपने इस कोर्स में किसी धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि विशुद्ध दार्शनिक और तार्किक दृष्टिकोण से इस बात की जांच करते हैं कि नश्वरता या मॉर्टैलिटी पर विचार करने से क्या मुद्दे सामने आते हैं। क्या मृत्यु वास्तव में सब कुछ का अंत है? क्या आत्मा का कोई अस्तित्व है? यही सवाल ना? हाँ, बिल्कुल। जब हम इस सिलेबस को देखते हैं तो शुरुआती लेक्चर ही द्वैतवाद बनाम भौतिकवाद पर आधारित है, यानी डुअलिज्म वर्सेस फिजिकलिज्म। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये नींव है। भौतिकवाद ये मानता है कि इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों का एक पुतला है, एक मशीन है। जब मशीन खराब होती है तो सब खत्म, कोई आत्मा नहीं, कोई बात का जीवन नहीं। और दूसरी तरफ है द्वैतवाद। हाँ, और द्वैतवाद ये मानता है कि हम दो चीजों से बने हैं, एक शरीर और एक आत्मा। इसे अगर आज की टेक्नोलॉजी वाली भाषा में समझें तो शरीर कंप्यूटर का हार्डवेयर है और आत्मा उसका सॉफ्टवेयर। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। तो सवाल यह है कि कंप्यूटर के टूटने पर भी क्या सॉफ्टवेयर किसी क्लाउड में जिंदा रहता है? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो प्रोफेसर कगन का ये कोर्स और खटाना का लर्निंग लूप दोनों बिल्कुल एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? जरा प्रोफेसर कगन की ग्रेडिंग प्रणाली को देखिए। इस पूरे फिलॉसफी कोर्स में कोई भी एक बड़ा फाइनल एग्जाम नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? येल के कोर्स में कोई फाइनल एग्जाम नहीं है? नहीं है। इसके बजाय छात्रों को 5 पेज के 3 छोटे पेपर्स लिखने होते हैं जिनका कुल वेटेज 75% है। और यहीं पर सबसे शानदार कनेक्शन बनता है। मैंने सिलेबस में पढ़ा था, कोर्स के नियमों में साफ लिखा है कि अगर कोई छात्र अपने पहले पेपर में खराब प्रदर्शन करता है लेकिन दूसरे और तीसरे पेपर में समय के साथ सुधार दिखाता है तो उसके बाद वाले काम को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। बिल्कुल। और ये क्या है? ये बिल्कुल खटाना का मजबूत करें और आगे बढ़ें यानी स्ट्रेंथन एंड प्रोग्रेस वाला लूप ही तो है। वाह, ये तो एकदम सटीक बैठता है ना? छात्र मृत्यु के एक जटिल विषय पर लिखता है, परखा जाता है, अपनी दार्शनिक कमियों को दूर करता है और अगले पेपर में अपनी तर्क क्षमता को बेहतर करता है। ये वाकई कमाल का है। और जैसे जैसे हम इस कोर्स के सिलेबस की गहराई में जाते हैं,
खटाना का एक्टिव लर्निंग वाला दूसरा लेवल शुरू हो जाता है। एक्टिव लर्निंग यानी एप्लीकेशन वाला हिस्सा। छात्र केवल थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, वे मानव इतिहास के सबसे गहरे विचारों को अपने दिमाग में लागू कर रहे हैं। इस सिलेबस में प्लेटो की फेडो पढ़ाई जाती है, जिसमें महान दार्शनिक सुकरात अपनी मौत से ठीक पहले आत्मा के अमर होने के तर्क देते हैं। फिर लियो टोल्स्टॉय की मशहूर किताब द डेथ ऑफ इवान इलिच है, जो एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसे मरते समय एहसास होता है कि इसका पूरा जीवन ही कितना सतही और खोखला था। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कोर्स केवल मृत्यु से नहीं डराता, बल्कि ये अमरता यानी इमॉर्टैलिटी के विचार को भी कटघरे में खड़ा करता है। बिल्कुल। हम सभी आमतौर पर सोचते हैं कि अमर होना, कभी ना मरना कितना अच्छा होगा, कोई बीमारी नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन कोर्स में बर्नार्ड विलियम्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध लेख पढ़ाया जाता है, दी मैक्रोपोलोस केस। क्या आप इस लेख के तर्क को थोड़ा समझा सकती हैं? जरूर। विलियम्स का ये लेख अमरता की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। वे तर्क देते हैं कि अमरता असल में एक भयानक ऊब बन सकती है। ऊब मतलब बोरियत? हाँ, एक भयानक बोरियत। सोचिए, अगर किसी के पास अनंत समय है, इनफाइनाइट टाइम है, तो किसी भी काम को आज करने की अहमियत ही खत्म हो जाती है। अरे हाँ, मतलब मैं सोचूंगा कि ये काम मैं 1000 साल बाद कर लूंगा। बिल्कुल। अगर मृत्यु का कोई डर नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं है, तो हमारे जीवन के हर रिश्ते, हर लक्ष्य और हर महत्वाकांक्षा से वो तत्काल प्रभाव या अर्जेंसी गायब हो जाएगी जो जीवन को अर्थ देता है। विलियम्स कहते हैं कि एक सीमित जीवन ही हमारे अनुभवों को मूल्यवान बनाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। यानी विलियम्स के अनुसार मृत्यु हमारे जीवन की दुश्मन नहीं है, बल्कि वही है जो हमारे आज के दिन को कीमती बनाती है। एकदम सही। और फिर ये कोर्स एक और जटिल सवाल की तरफ बढ़ता है, व्यक्तिगत पहचान या पर्सनल आइडेंटिटी। क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं, या हम हमारा व्यक्तित्व, हमारी यादें और हमारे विचार हैं? ये एक बहुत बड़ी दार्शनिक बहस है। हाँ, अगर हम सिर्फ शरीर हैं तो मृत्यु के बाद सब खत्म। लेकिन अगर कोई दावा करता है कि वो आत्मा या यादों के रूप में जिंदा रहेगा, तो वो पहचान काम कैसे करती है? अगर किसी की याददाश्त पूरी तरह चली जाए तो क्या वो वही इंसान रहता है? और इसी पहचान के संकट से जुड़ा हुआ एक और बड़ा दार्शनिक सवाल है, मृत्यु बुरी क्यों है? बुरी क्यों है? ये तो सबको पता है कि बुरी है। हाँ, पर क्यों? प्रोफेसर कैगिन फ्रेड फेल्डमैन जैसे विचारकों के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, जिसे द डेप्रिविएशन अकाउंट या वंचित करने का सिद्धांत कहा जाता है। ये वंचित वाला विचार क्या है? क्योंकि आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि मृत्यु बुरी है क्योंकि मरने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक हो सकती है, या हम हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएंगे। देखिए, फेल्डमैन का तर्क है कि मृत्यु इसलिए बुरी नहीं है कि मरने के बाद हमें कोई दर्द होगा। जब इंसान मर चुका है तो वहां दर्द महसूस करने के लिए है ही नहीं। हाँ, लॉजिक तो है इस बात में। मृत्यु इसलिए बुरी है क्योंकि वो एक चोर की तरह है। वो हमें जीवन की उन अच्छी चीजों से वंचित कर देती है जो हम भविष्य में अनुभव कर सकते थे। ओह, यानी फ्यूचर छीन लेती है। बिल्कुल, वो आने वाले कल की उस खुशी, उस सूरज की रोशनी और उस संभावना को छीन लेती है जो हम बन सकते थे। यही द डेप्रिवेशन अकाउंट है। यानी मृत्यु बुरी इसलिए है क्योंकि वो हमारे भविष्य की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा देती है। ये तो मृत्यु को देखने के नजरिए को पूरी तरह पलट देता है। इन सभी सवालों का मकसद ही ये है कि हम उन मान्यताओं पर सवाल उठाएं जिन्हें हमने बिना सोचे समझे सच मान लिया है। खटाना के फ्रेमवर्क के अनुसार देखें तो ये महारत हासिल करने की प्रक्रिया है, दिमाग को इतनी जोर से झकझोरना कि वो किसी भी हालत में निष्क्रिय न रह सके। और इसी दार्शनिक मंथन के दौरान येल का ये कोर्स एक ऐसे विषय पे पहुंचता है जो मानवीय भावनाओं के हिसाब से बहुत ही नाजुक है, लेकिन जिसे समझना दर्शन शास्त्र में बहुत जरूरी माना गया है। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं आत्महत्या यानी सुसाइड की नैतिकता और तार्किकता की। यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना बहुत बहुत जरूरी है कि हम इस गंभीर विषय पर पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। बिल्कुल। हम किसी भी विचार का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं, और ना ही हम किसी को कोई सलाह दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्ट करना है कि येल के सिलेबस में डेविड ह्यूम के निबंध ऑन सुसाइड और रिचर्ड ब्रांड के लेख में इन विषयों का दार्शनिक मूल्यांकन कैसे किया गया है। दर्शन शास्त्र मानवीय अनिश्चितताओं का सामना कैसे करता है, हम केवल ये देख रहे हैं। एकदम सही बात है।
दर्शन शास्त्र अक्सर भावनाओं से परे हटकर विशुद्ध तर्क यानी प्योर लॉजिक का इस्तेमाल करता है। डेविड ह्यूम और रिचर्ड ब्रेंट जैसे विचारक इस बात का तार्किक विश्लेषण करते हैं कि जब इंसान गहरे संकट में होता है तो क्या वो तार्किक रूप से ये तय करने की क्षमता रखता है कि उसके लिए जीवन का मूल्य समाप्त हो गया है। ये बहुत ही कठिन सवाल है। बहुत कठिन है। क्या इंसान के पास अपनी नीति को चुनने की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी है, या नैतिकता के आधार पर जीवन पर केवल प्रकृति का ही अधिकार है? ये विचारक ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब इंसान एक्सट्रीम परिस्थितियों में होता है तो उसके फैसले किस तरह के तार्किक और नैतिक पैमानों पर तोले जाते हैं। ये दिखाता है कि फिलॉसफी किसी भी सवाल से घबराती नहीं है, चाहे वो कितना भी असहज करने वाला क्यों ना हो। बिल्कुल नहीं घबराती। और खटाना के लर्निंग लूप में भी यही है। अगर हम बिना टेस्ट दिए, बिना असहज हुए आगे बढ़ेंगे तो हम कभी नहीं सीखेंगे। मृत्यु और जीवन के मूल्य से जुड़े इन बेहद असहज सवालों का सामना करना असल में अपने खुद के अस्तित्व का सबसे कठिन टेस्ट देना है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। क्या? जब हमें ये पूरी तरह से पता है कि मृत्यु निश्चित है और दर्शन शास्त्र ने हमें इसके हर पहलू को दिखा दिया है कि ये हमारे भविष्य को चुरा लेगी, कि बिना इसके जीवन उबाऊ हो जाएगा, तो ये ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीने के तरीके को कैसे प्रभावित करना चाहिए? और यहीं पर खटाना का लेवल 3 यानी महारत या मास्टरी प्रोफेसर कैगन के कोर्स के अंतिम लक्ष्य के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। कैसे? खटाना के सिस्टम में कमजोरियों पर काम करके हाई वॉल्यूम क्विज देकर सच्ची महारत हासिल की जाती है। उसी तरह मृत्यु के डर का सामना करना, उससे भागने के बजाय उसे तार्किक रूप से समझना, असल में जीवन जीने की कला में महारत हासिल करने जैसा है। बहुत खूब। जब ये एहसास होता है कि समय सीमित है तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर दिन की अहमियत बढ़ जाती है। ये बहुत ही सुंदर समानता है। मृत्यु का अध्ययन हमें जिंदगी को ज्यादा गहराई से लागू करना सिखाता है। कगन के कोर्स का उद्देश्य मृत्यु से डराना नहीं है, बल्कि नश्वरता की इस समझ का इस्तेमाल करके जीवन के मूल्य को, वैल्यू ऑफ लाइफ को बढ़ाना है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? आज हमने जिन दो बिल्कुल अलग अलग स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया, वे हमें कहाँ ले जाते हैं? कदाना के फ्रेमवर्क ने हमें यह स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान प्राप्त करना कोई निष्क्रिय या अलग थलग प्रक्रिया नहीं है। ये एक निरंतर लूप है जिसमें परीक्षण जरूरी है। और प्रोफेसर कगन के सिलेबस ने हमें दिखाया कि मृत्यु पर विचार करना भी जीवन से कोई अलग थलग चीज नहीं है। मृत्यु को समझे बिना जीवन को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। ये एकदम सही बात है। सीखना तब तक अधूरा है जब तक उसका कड़ा परीक्षण ना हो, और जीवन की समझ तब तक अधूरी है जब तक इस बात का तार्किक परीक्षण ना हो कि एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। दोनों ही मामलों में लगातार मूल्यांकन, चुनौती और सुधार ही वो रास्ता है जो हमें उस गहरी समझ तक ले जाता है जिसे हम असल में ज्ञान कह सकते हैं। खटाना के शब्दों में कहें तो बिना परीक्षण के हम पैसिव रह जाते हैं। हाँ। और कगन के अनुसार मृत्यु का विचार हमें जीवन के प्रति पूरी तरह से सक्रिय यानी एक्टिव बनाता है। इस पूरी चर्चा ने वाकई मेरे दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल दिए। जाते जाते एक विचार पर गौर करते हैं। बताइए। अगर इस पूरे जीवन को ही खटाना के पेड लर्निंग स्ट्रक्चर का एक विशाल लूप मान लिया जाए, जहां हर दिन का अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, हर चुनौती हमारी परीक्षा लेती है और हम अपनी गलतियों से मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं, तो शायद मृत्यु कोई असफलता, कोई दुखद अंत या कोई बुराई है ही नहीं। शायद मृत्यु बस हमारे इस लंबे व्यक्तिगत लर्निंग सेशन का अंतिम आउटरो है, एक ऐसा शांतिपूर्ण मूल्यांकन जो ये देखता है कि हमने अपनी सीमित अवधि में जिंदगी को कितनी गहराई से समझा। ओह, ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक साथ रहने वाला है, और मुझे लगता है ये जीवन को देखने का नजरिया सच में बदल सकता है। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय, नई जानकारी और नई गहराइयों के साथ।